brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज जो वाकया मैं आप सबको सुनाने वाला हूं वो बिहार की राजधानी पटना से जुड़ा है। और पटना में एक पुलिस स्टेशन है पाटलिपुत्र। ऐसे तो पटना का पुराना नाम ही पाटलिपुत्र है, लेकिन पाटलिपुत्र के नाम से एक पुलिस स्टेशन भी है। और इसी पुलिस स्टेशन की हद में एक लोकेलिटी है जिसका नाम है राजीव नगर। इस राजीव नगर में इसी महीने यानी अक्टूबर महीने की 15 तारीख को एक बड़ी वारदात हुई। हुआ ये कि एक मकान में रहने वाले बुजुर्ग दंपति का किसी ने कत्ल कर दिया। लोगों को जब इस घटना के बारे में खबर मिली, जब पता चला, तो आसपास के रहने वाले तमाम लोग इस मकान के बाहर जमा हो गए, इकट्ठा हो गए। फौरन पुलिस को इत्तला दी गई और पाटलिपुत्रा थाने की टीम मौके पर पहुंची। जब पुलिस की टीम मकान के अंदर दाखिल हुई तो अंदर का मंजर देखकर जो है लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अंदर जो है काफ़ी सारा खून बिखरा हुआ था और जो बुजुर्ग दंपति थे उनकी लाशें अलग अलग जगह पर पड़ी हुई थी। जो मेल मेंबर थे उनकी उम्र तकरीबन 70 साल की थी और उनकी बॉडी बिस्तर के ऊपर पड़ी हुई थी और पास में ही एक तकिया रखा हुआ था जिसे देखकर ये लगता था कि शायद उस तकिए से उनको स्मॉदर करने यानी उनकी सांस रोकने की कोशिश की गई होगी। और इसके अलावा बहुत सारा खून भी बिखरा हुआ था और सीने पर, पेट में, कई जगहों पर चाकू से वार किए जाने के खतरनाक निशान मौजूद थे। तो ये तो बुजुर्ग दंपति में जो पति है उनकी हालत थी। पत्नी की जो बॉडी है, पत्नी की उम्र तकरीबन 65 साल की थी, उनकी बॉडी किचन के पास पड़ी हुई थी फर्श पर और उनका गला तेज धार चाकू से काटा गया था। इसके अलावा उनके सिर पर किसी ब्लंट यानी भारी ऑब्जेक्ट से वार किए जाने यानी सिर को कुचलने के भी निशान मिले थे। इस तरह से बहुत ही जघन्य तरीके से, बहुत ही भयानक तरीके से किसी ने 65 और 70 साल की बुजुर्ग दंपति की हत्या कर दी थी। जब पुलिस ने सीन ऑफ क्राइम पर बहुत बारीकी से नज़र फेरी और मकान के दूसरे हिस्सों को पुलिस ने चेक किया तो पुलिस ने देखा कि मकान से कुछ कीमती चीज़ें भी गायब हैं, यानी सोने चांदी के जेवर और कुछ रुपए पैसे, अलमारी, ड्रॉर वगैरह सारे खुले पड़े थे। तो इस चीज़ को देखकर ये बात लग रही थी कि शायद इस बुजुर्ग दंपति का कत्ल लूटपाट या डकैती के इरादे से किसी ने किया है। हो सकता है कि डकैतों की तादाद एक से ज़्यादा भी हो या फिर जो भी हो, लेकिन घटना के पीछे मोटिव जो है वो लूटपाट या डकैती है। ऐसा शुरुआती तफ्तीश में पुलिस को लग रहा था। पुलिस ने दोनों बॉडीज़ को रिकवर करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और ये जो बुजुर्ग दंपति यहाँ अकेले रहते थे, पति पत्नी, इनके बाकी के जो नाते रिश्तेदार हैं उनको इस घटना के बारे में खबर दी गई। लोग पहुँचे और पुलिस पहले तो एनिमिटी के एंगल से इस मामले को एक्सप्लोर करना चाहती थी कि क्या कोई ऐसा है जिससे इनकी पुरानी दुश्मनी हो, किसी ने बदला लेने के लिए ये सब किया हो। लेकिन घर वालों से पूछताछ करने के बाद और आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करने के बाद इस तरह की सारी बातें जो है वो निर्मूल साबित हुई, यानी कोई दुश्मनी वाली बात पुलिस को समझ में नहीं आई। अब पुलिस को ये पता करना था कि क्या मोटिव वाकई डकैती ही है या फिर कुछ और है। लेकिन इसको पता करने के लिए पुलिस को यह भी पता करना ज़रूरी था कि इस घटना को अंजाम देने वाला कौन है, उसके बारे में सुराग जुटाना पुलिस को ज़रूरी था। तो पुलिस ने बुजुर्ग दंपति के मोबाइल फ़ोन की CDR की स्कैनिंग करने के अलावा आसपास जो CCTV कैमरे लगे हुए थे उस मोहल्ले में, उनकी भी पुलिस ने बहुत बारीकी से जाँच करने की शुरुआत की। उनके फुटेज को पुलिस ने स्कैन करना शुरू किया और इस कोशिश में पुलिस को उसी दिन की कुछ CCTV तस्वीरें यानी 15 अक्टूबर की कुछ CCTV तस्वीरें पुलिस के हाथ लगी और इन तस्वीरों में एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 30-35 साल की लग रही थी, वो नौजवान जो है इस बुजुर्ग दंपति के मकान में सुबह तकरीबन 10:30 बजे दाखिल होता हुआ और तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद वहाँ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। ये लड़का कौन था? क्या यही कातिल था या फिर कातिल इसके बाद आए? पुलिस ने और भी इसके बाद का जो ड्यूरेशन था CCTV फुटेज का, पुलिस ने वो भी चेक किया और कुछ प्रीवियस फुटेजेस भी पुलिस ने चेक किए। तो सारी फुटेज को चेक करने के बाद, एक लंबे ड्यूरेशन के फुटेज को चेक करने के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि कत्ल की घटना किसी और ने नहीं बल्कि CCTV फुटेज में नज़र आ रहे इसी 30-35 साल के नौजवान ने
अंजाम दी है, उसी ने इस घटना को किया है और एक एक करके 2 लोगों की हत्या की है। तो ये अपने आप में एक अजीब बात थी। अजीब बात इसलिए थी कि सुबह का वक्त था, ऐसा तो था नहीं कि घर में दोनों बुजुर्ग जो है वो गहरी नींद में सो रहे थे और कोई आया, एक अकेला आदमी, उसने 2 लोगों की जान ले ली। ये एक लड़का बुजुर्ग दंपति को अलग अलग जगहों पर, बिस्तर पर और किचन में हत्या करके निकल गया और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये पुलिस के लिए अपने आप में एक शॉकिंग, एक अजीब बात थी। लेकिन पुलिस ने उसी सीसीटीवी फुटेज के जरिए इस लड़के की पहचान पता कर ली, यानी पुलिस कामयाब हो गई उसको आइडेंटिफाई करने में। और इस लड़के का नाम था, रदर नाम है अमित उर्फ टिंकू। अमित उर्फ टिंकू इस परिवार का पुराना जानकार था, जानने वाला था और इस परिवार में उसका आना जाना था। पुलिस ने जब अमित उर्फ टिंकू के बारे में जानकारी जुटा ली, कंफर्म हो गई कि ये वही लड़का है, आस पड़ोस के लोगों ने भी आइडेंटिफाई कर लिया, तो फिर इसको पुलिस ने हिरासत में लिया और इससे पूछताछ शुरू की। शुरू में ये झूठ बोलता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो ये टूट गया और इसने माना कि इसी ने बुजुर्ग दंपति की हत्या की थी और अकेले ने की थी। अब सवाल ये था कि इसने हत्या क्यों की, अकेले कैसे 2 लोगों को मार डाला, और क्या मर्डर के पीछे वाकई लूटपाट या डकैती ही मोटिव था या फिर इसके पीछे कुछ और कहानी थी। अब जब मुलजिम पकड़े जाते हैं, पहले तो वो टूटते नहीं आसानी से, पुलिस को सच नहीं बताते, लेकिन एक लेवल, एक स्टेज ऐसा आता है कि जब ज़्यादातर मुलजिम कुछ इस तरह से टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं पुलिस के तफ्तीश के सामने, कि वो सब कुछ सच सच बताते हैं और कुछ ऐसी बातें भी बता देते हैं जिसके बारे में शायद खुद पुलिस को पता ना हो और पुलिस उसके बारे में जानना भी नहीं चाहती हो। लेकिन कई बार उस तरह के मामलों का भी खुलासा होता है। तो इस मामले की तफ्तीश कर रही पुलिस तब हैरान रह गई जब इस 34 साल के लड़के अमित उर्फ टिंकू ने इस कत्ल के पीछे की कहानी सुनाई। उसने ये बताया कि वो इस बुजुर्ग दंपति में जो फीमेल मेंबर थी, यानी पत्नी थी, 65 साल की बुजुर्ग महिला, उसके साथ रिलेशनशिप में था। देखिए कितनी अजीब, शॉकिंग बात है। 65 साल की एक बुजुर्ग महिला के साथ 34-35 साल का एक लड़का जो उम्र में उनसे आधा है, वो रिलेशनशिप में था। और ये रिलेशनशिप ऐसी वैसी रिलेशनशिप नहीं थी, बल्कि ये लोग एक दूसरे के बेहद करीब थे। हुआ ये था कि एक रोज़ जो हस्बैंड है उसने अपनी पत्नी को कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में इस अमित उर्फ टिंकू के साथ देख लिया। बुजुर्ग आदमी क्या करता, वो बड़ा हताश हुआ और उसके लड़ाई झगड़े जो है उसकी पत्नी से शुरू हो गए। अब पति पत्नी के बीच में रिश्ता गुजरते वक्त के साथ लगातार तल्ख होता जा रहा था, खराब होता जा रहा था और फिर इसके बाद कत्ल की साजिश रची गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो 2 कत्ल हुए, इसमें एक कत्ल की साजिश खुद उस महिला ने, 65 साल की बुजुर्ग महिला ने रची थी। दरअसल उसने ये प्लान किया था कि वो अमित और टिंकू से बिना रोक टोक के बाकी की ज़िंदगी में मिलते जुलते रहने के लिए अपने पति को ही रास्ते से हटा देगी, यानी 70 साल के बुजुर्ग आदमी का कत्ल कर देगी। और इसी प्लानिंग के तहत उसने अमित उर्फ टिंकू को पूरी कहानी समझाई थी, कैसे आना है, कब आना है, क्या करना है। 15 अक्टूबर को सुबह तकरीबन 10:30 बजे इस महिला के बुलाने पर अमित इनके घर पहुंचा और धोखे से जब वो बुजुर्ग, मतलब उसके पति, बिस्तर पर लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे, तब अमित और इस महिला ने मिलकर उस आदमी की हत्या कर दी, बुजुर्ग आदमी की हत्या कर दी। अमित ने वो जो तकिया था, पिलो, उससे बुजुर्ग आदमी के चेहरे को ढक दिया और पूरी तरह से उसको दबाए रहा ताकि सांस लेने की कोई गुंजाइश भी न रहे और शोर भी न मचा सके। इस काम को अमित ने सक्सेसफुली अंजाम दिया। बुजुर्ग आदमी छटपटाता रहा और दर्दनाक हकीकत देखिए, और मतलब मैं कहता हूं कि इस तरह की कहानियां सुनकर वाकई सिर धुन लेने का मन करता है। वो जो बुजुर्ग महिला थी 65 साल की, उसने अपने पति के सीने में ताबड़तोड़ चाकुओं से वार करना शुरू कर दिया। सीने में और पेट में उसने एक के बाद एक कई चाकू मारे, खून का फव्वारा निकलने लगा और फिर आखिरकार 70 साल का वो बुजुर्ग आदमी कितना स्ट्रगल करता, उनकी जान चली गई। यानी इस महिला ने अपने पति की हत्या कर दी और वो भी अपने से आधे उम्र के प्रेमी के साथ मिलकर। लेकिन ये तो पहले कत्ल की बात रही।
इसके बाद महिला जब इत्मीनान हो गई कि अब हत्या हो गई, अब हमें डेड बॉडी को कंसील करना है, छुपाना है, कहीं सबूत मिटाना है, अब इसके बारे में सोचने और बात करने का वक्त था। लेकिन उससे पहले महिला उठी और उसके हाथ में जो चाकू था वो चाकू लेकर वो किचन गई। चाकू से वो खून साफ करने लगे और अपने हाथ पर भी जो खून के छींटे थे वो सब वो धोने लगे। 65 साल की बुजुर्ग महिला। पीछे से इस लड़के को उसी सेकंड, मतलब समझ लीजिए कि बमुश्किल 1-1.5 मिनट का वक्त होगा, इसी 1-1.5 मिनट के दरमियान अमित उर्फ टिंकू को ये लगा कि अगर ये बुजुर्ग महिला जिंदा रहती है और पति के कत्ल का खुलासा हो जाता है तो बहुत मुमकिन है कि कल को ये महिला बता दे कि इस कत्ल में मैं इन्वॉल्व हूँ, तो मैं तो मारा जाऊँगा, मैं फंस जाऊँगा। बेसिकली ये रिलेशन तो रिलेशन था, इसके पीछे जो भी रीज़न हुआ आप सब समझदार हैं, समझते हैं, लेकिन कोई कमिटेड लव अफेयर तो था नहीं। तो इस लड़के को लगने लगा कि क्यों ना मैं इस बुजुर्ग महिला को ही ठिकाने लगा दूँ, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। बुजुर्ग महिला की हत्या कर देता हूँ और फिर यहाँ से निकल जाता हूँ, कोई देखने वाला भी नहीं है, घर में कोई तीसरा भी नहीं है। इसी प्लानिंग के तहत उसने तुरंत विद इन फ्यू सेकेंड्स ये तय किया कत्ल करना, और किचन गया और वही चाकू जिससे उसके पति की हत्या हुई थी वो उसके हाथ से छीनकर अमित ने इस महिला की हत्या कर दी। पीछे से उसे पकड़ा और गला रेत दिया। जब वो नीचे गिर गई गला रेते जाने की वजह से, तब उसके चेहरे पर और सिर पर जो है सिलबट्टे से उसने हमला किया। वही ब्लंट ऑब्जेक्ट के निशान भी उसके बॉडी से मिले थे पोस्टमार्टम में, जिसका मैंने आपको जिक्र भी किया, मतलब पुलिस ने जब डेड बॉडी रिकवर की थी। तो इस तरह से एक महिला जिसने अपने पति के कत्ल के लिए साजिश रची, उसकी हत्या कर दी। तुरंत उस हत्या के बाद कातिल ने खुद उस महिला की भी, यानी जो अपने पति के कत्ल की मास्टरमाइंड थी, उसकी भी हत्या कर दी। और इस तरह चंद सेकंड्स में, मतलब चंद मिनटों में एक एक करके एक मकान के अंदर 2 लोगों की हत्या हो गई और वो बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या हो गई। इस घटना के बाद इस लड़के को ये लगा कि हत्या तो हो गई, अब अगर मैं यहाँ से फ़ौरन निकल जाऊँ तो फिर भी मैं फंस सकता हूँ, तो क्यों नहीं इस मामले को थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न करने की कोशिश की जाए। उसने साजिश के तहत घर में जो कीमती चीज़ें थी, रुपए पैसे और जेवरात वगैरह, उनमें से कुछ हिस्सा जो है उसने निकाला, चुराया। उसे लगा कि ये काम भी आएगा, प्लस मामले की तफ्तीश भी कुछ दूसरी दिशा में मुड़ जाएगी। इस इरादे से उसने वो जेवर वगैरह निकाल लिए और जेवर वगैरह निकाल कर वो फरार हो गया। पुलिस को जब इस कत्ल का पता चला, पुलिस मौके पर पहुंची और फिर जांच शुरू हुई। फिर कैसे कैसे जांच आगे बढ़ी, कैसे सीसीटीवी फुटेज के जरिए वो लड़का पकड़ा गया, ये पूरी कहानी मैंने आपको सुना दी। इस पूरी कहानी पर, इस पूरे घटनाक्रम पर आपका नज़रिया क्या है, आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी, जिसमें मैंने आप सबको बताया था कि किस तरह से महाराष्ट्र में सिर्फ एक होल, एक छेद से ब्लाइंड मर्डर का एक मामला पुलिस ने सुलझा लिया था। वो बड़ी ही अनोखी कहानी है क्राइम की। अगर आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर सुप्रतिम से सुनी में आप उसे सुन सकते हैं। आइए जल्दी से कुछ लोगों का नाम पढ़ता हूँ। सोनल हमारी दर्शक हैं, उन्होंने कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका सोनल, थैंक यू वेरी मच। और होमी राय, ये हमारे लिसनर हैं, रेगुलर कमेंट करते हैं। अब तो खैर बीच में मैं ही इरेगुलर हो गया था, तो जाहिर है बाकी लोग भी जब देख ही नहीं पा रहे हैं मुझे तो इरेगुलर हो ही जाएंगे। और इसके अलावा मोम झन ऐसा कुछ है आईडी, नाम जो है वो क्लियर नहीं है, लेकिन वो पूछ रहे हैं या पूछ रही हैं कि क्या होल आर पार था। ऑब्वियसली आर पार था, दीवार में अगर वो होल आर पार नहीं होता तो उस होल के इस पार से उस पार कोई कैसे देख पाता। तो मेरे हिसाब से ये सवाल जो है वो बनता नहीं है, पूरी स्टोरी में इस बात का जिक्र है। तो हमारे एक दर्शक हैं अभिषेक राय, वो कह रहे हैं कि कहानी थोड़ी लंबी किया कीजिए सर, बड़ा इंतज़ार रहता है और बहुत जल्दी कहानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो दोस्त मैं कोशिश करूंगा ज़रूर, लेकिन कई बार कहानियाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, उनको एक्सप्लेन करने में वक्त लगता है, तो उसका ड्यूरेशन अपने आप लंबा हो जाता है। लेकिन कोई कहानी अगर शॉकिंग है, लेकिन अगर मान लीजिए वो क्रिस्प एंड कंसाइज्ड है, तो मैं उसको ज़बरदस्ती खींचना भी नहीं चाहता, क्योंकि फिर वो कहानी बोरिंग हो जाती है। मैं कोशिश करूँगा दोस्त, थैंक यू वेरी मच। वर्जीनिया डिसूजा ने भी कमेंट किया है, वर्ली मुंबई से, ये हमारी रेगुलर लिसनर है, रेगुलर कमेंट भी करते हैं। विजेंद्र सिंह जी, आपका स्वागत है फिर से। प्रदीप भाम्बू जी हमारे पुराने दर्शक हैं। उमेश भुइया जी मेरे होम स्टेट से हैं, वो लिख रहे हैं आजकल आप दुखी लगते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, दुखी तो नहीं हूँ, लेकिन ये भी सच है कि सुख दुख जीवन का हिस्सा है, लगा रहता है, कभी दुखी और कभी खुशी। तो खैर फिलहाल इतना ही, बहुत ख्याल रखिए अपना, सुरक्षित रहिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़ये के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।